प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन ये आपके एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसका बोर्ड का वेटेज नंबर है 4 नंबर, जहां इसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है अथवा में। तो हम सबसे पहले हम करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फलन की। हम इसमें डेफिनेशन पे जाएंगे कि फलन की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि फलन क्या होता है। हम फलन की बात करेंगे। फलन एक इसको जिसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। फलन फलन हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फलन की डेफिनेशन होती है कि यदि कोई प्रांत, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम मान लेते हैं प्रांत और इसको हम मान लेते हैं सहप्रांत। प्रांत तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रांत में कोई अवयव है ए बी सी डी और सहप्रांत के अवयव है 1 2 3 4। तो देखो फलन की डेफिनेशन ये होती है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, सहप्रांत में। मतलब प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, मतलब सहप्रांत में कहीं ना कहीं इसका एक अवयव होना चाहिए। तो वही आपका क्या होता है, फलन। तो ये अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये क्या हो गया, एक फलन हो गया। अगर हम कोई और एग्जांपल लें कि फलन हमने लिया 1 2 3 4 और यहां पर हमने ले लिया ए बी सी और डी और यहां पर हमने ले लिया ई। मैंने बोला प्रांत का प्रत्येक अवयव, तो प्रांत का देखो प्रत्येक अवयव सहप्रांत के अंदर विद्यमान है। ये हमारा क्या है, प्रांत, और ये हमारा क्या है, सहप्रांत। तो सहप्रांत में देखो प्रांत का प्रत्येक अवयव, भले ही सहप्रांत का अवयव छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रांत का कोई भी अवयव हमारे पास छूटना नहीं चाहिए। तो ये हमारी कौन सी डेफिनेशन होगी, फलन की। अगर सपोज दैट, अगर हम इसकी बात करें, इधर हम देख लेते हैं, अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव, देखो मैंने प्रांत के लिए बोला आपको, अगर प्रांत में एक ही पॉइंट के 2 अवयव हो जाते हैं, एक ही पॉइंट के कितने अवयव हो जाते हैं, 2 अवयव, तो इस कंडीशन में ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। अब ये फलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रांत के एक ही पॉइंट पर कितने अवयव हो गए, 2 अवयव। कितने अवयव हो गए, 2, इसलिए क्या होगा, हाँ अगर ये ऐसा होता, डेफिनेशन में ये होता है कि सहप्रांत का अगर एक पॉइंट, अगर मैं इसी तरीके से एग्जांपल ले लूं और मैं यहां पर कह दूं कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत का कोई भी पॉइंट है, अगर इसके 2 अवयव प्रांत में विद्यमान हो तो ये एक फलन होगा, लेकिन इसका एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रांत का ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, फलन होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फलन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। तो नॉर्मली हमको फलन की डेफिनेशन समझ में आई। फलन की डेफिनेशन इतनी सी थी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव का विद्यमान किसमें प्रत्येक प्रतिबिंब किसमें विद्यमान होना चाहिए, सहप्रांत में। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रांत, और ये भी ध्यान रखना कि प्रांत में अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट के 2 अवयव नहीं होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। हाँ अगर सहप्रांत के एक पॉइंट के 2 अवयव है चलेगा, तो वो एक फलन होगा, लेकिन इस कंडीशन में वो फलन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे फलन की डेफिनेशन हमको समझ आए, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ी है, तो मैं ओनली आपको नॉर्मली बेसिक बता रहा हूँ, हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है हमने। अब बात मैं करता हूँ इसकी प्रतिलोम की। अभी हम वृत्तीय फलन की भी बाद में बात करेंगे, तो मैं टोटली प्रतिलोम फलन की बात करता हूँ कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। प्रतिलोम फलन क्या होता है, तो प्रतिलोम फलन सिंपल सी बात है, इनवर्स फंक्शन। मैं मान लेता हूं कोई फलन है f a से b में, किसमें है, कोई फलन है f a से b में, और मैं मान लेता हूं यहां पर आपको दे रखा है fx इक्वल टू वाई। fx इक्वल टू क्या दे रखा है, y। यदि मैं बात कर रहा हूं f की, यदि f एक की आच्छादक है, यदि f क्या है, एक की आच्छादक है, मैंने बात की, यदि f a से b में विद्यमान है, a वही है प्रांत और b है सहप्रांत, fx इक्वल टू है y। यदि f एक की आच्छादक है, तो एक की आच्छादक होगा
तो आपके पास हो जाएगा g ऑफ b से किसमें हो गया, a में। इसका उल्टा हो गया g ऑफ b से a में, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, प्रतिलोम की। प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा, इनवर्स। तो क्या हो गया, g ऑफ कहां गया, b से a में। तो यहां पर बताओ, तो यहां पर हो जाएगा g ऑफ y इक्वल टू x। g ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया, x। इस कंडीशन में f का क्या हो जाएगा, यहां पर जो g हो जाएगा, तो g f का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। g f का क्या होगा, प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम होगा। तो ये आप डेफिनेशन वापस समझना प्रतिलोम फलन की, मतलब इनवर्स फंक्शन की। यदि फलन f a से b में है और fx इक्वल टू क्या है, y, तो आपका f क्या होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक। क्या होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक। मैं बात करूंगा एक एक ही आच्छादक क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे कई बच्चे, लेकिन मैं अभी बात करूंगा एक एक ही आच्छादक की। लेकिन हम पहले इसकी प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो क्या हो गया, g ऑफ किस में होना चाहिए, b से a में, क्योंकि ये उल्टा हो गया इसका। तो g ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो g f का प्रतिलोम होगा। हाँ, यदि अगर f एक एक ही आच्छादक नहीं होगा तो प्रतिलोम फलन भी विद्यमान नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं एक एक ही आच्छादक की। ये हमने प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन समझी है। हाँ, आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके उतार भी सकते हो। तो देखो हम बात करते हैं एक एक ही आच्छादक की। अब एक एक ही आच्छादक क्या होता है, तो देखो बात करेंगे हम एक एक ही और आच्छादक। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एक एक ही की, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो 1 1। अब देखो एक एक ही आच्छादक क्या होगा, यदि कोई फलन, यदि कोई फलन, वही मैं f ले लेता हूं, f a से b में, a से b में इस प्रकार विद्यमान है, विद्यमान है कि, देखो कि प्रांत a, मैं a को प्रांत बोल रहा हूं और b को सह प्रांत। प्रांत a का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो, सह प्रांत में हो। किसमें हो, सह प्रांत में हो। देखो समझना, प्रांत a का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, मतलब प्रांत a के जो भी अवयव होंगे, अगर मैं इसको डेफिनेटली डायग्राम से समझूं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैंने ये ले लिया, ये मैंने वही ले लिया, a f a से किसमें है, b में। ये आपका है प्रांत और ये है आपका सह प्रांत। तो मेरे डेफिनेशन में देखो क्या है, प्रांत a का जो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है किसमें विद्यमान होना चाहिए, सह प्रांत में। तो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 1 2, मैंने यहाँ पर 3 4 ले लिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं x y z w e। तो देखो प्रांत a का, देखो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो रहा है, सह प्रांत में। देखो प्रांत a का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो रहा है, सह प्रांत में। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि इसका, अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखूं तो आपको ये देखेंगे, इसमें हम एक एक की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। कि यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज क्या होना चाहिए, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। इस कंडीशन में फलन क्या होगा, एक ही होगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यदि x1 बराबर है x2 के, इंप्लाइज fx1 बराबर fx2। ये है एक की कंडीशन। किसकी कंडीशन है, एक की 1 1 की कंडीशन है, ठीक है। तो इसका भिन्न भिन्न प्रतिबिंब किसमें विद्यमान होना चाहिए, सह प्रांत। अब देखो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं हुआ, सपोज दैट अगर मैं बात करूं एक किस कंडीशन में एक ही नहीं होगा, तो देखो मैं वो कंडीशन भी आपको बताता हूं, चित्र से अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर हमने ले लिया वही a b c d x y z w e। सबसे पहले ये एक फलन तो है। देखो फलन इसलिए है क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, ये आपको पता है प्रांत होता है जो कि a ले रहे हैं हम, और जो कि ये सह प्रांत है जो कि हम क्या ले रहे हैं, b। मैंने आपको फलन की डेफिनेशन ये बताई थी कि इसके दो अवयव विद्यमान नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट के दो अवयव नहीं होने चाहिए। हाँ, इसके सह प्रांत के एक अवयव के प्रांत में चलेंगे लेकिन इसके नहीं चलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये फलन तो है, लेकिन ये एक एक ही फलन नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, तो चलो प्रांत के यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयव, लेकिन प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव क्यों नहीं हुए? क्योंकि ए का एक्स के साथ, ए का एक्स के साथ और बी का भी किसके साथ? एक्स के साथ। तो देखो दो प्रतिबिंब बन गए सह प्रांत में, तो इसलिए ये फलन क्या है? एक एक ही नहीं है। इससे पहले वाला हमने जो पढ़ा था वो क्या था? एक एक ही फलन था। ठीक है, तो हमने बात करी किसकी? एक एक की। और मैथमेटिकल रीजन ये है जो कि मैंने आपको दे दिया है। अभी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई है, एक्सरसाइज स्टार्ट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, अभी मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले करा के डायरेक्ट एक्सरसाइज सिंपल ही हो जाती है, लेकिन जो बच्चे थोड़ी आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बेसिक्स और इसको डिटेल में जाना जरूरी था, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेके चल रहे हैं, उसको अंदर की तरफ थोड़ा अंदर से पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले करा के अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराता तो बहुत सिंपल थी। तो देखो, तो हमने बात करी प्रतिलोम, पहले फलन की बात करी, फिर हमने डायरेक्ट प्रतिलोम फलन की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा आपके साथ वृत्तीय फलन की। किसकी बात करूंगा? वृत्तीय फलन। तो देखो वृत्तीय फलन क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले वृत्तीय ये त्रिकोणमितीय फलन भी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन भी होता है। अभी मैं प्रतिलोम पे नहीं चल रहा हूं, अभी हम ओनली वृत्तीय फलन की बात कर रहे हैं। अब वृत्तीय पहले प्रतिलोम फलन, त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन आपको नॉर्मली पता है क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा ये चीज होती है। तो मैं सबसे पहले 11th में जो हमने पढ़ा था वो देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और हम परिसर की बात कर लेते हैं कि इसके प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं, तो ये फलन और ये प्रांत, और नॉर्मली हम इसकी बात करेंगे परिसर की। फलन, प्रांत, परिसर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं साइन की, साइन थीटा, फिर हम कॉस की बात करेंगे। तो देखो साइन थीटा का प्रांत क्या होता है? आर। आर का मतलब रियल नंबर, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये माइनस इंफिनिटी से कहां तक है? प्लस इंफिनिटी। या तो आप इसको आर रियल नंबर जो कि होती है वास्तविक संख्या, या इसको हम बोलते हैं कि ये माइनस इंफिनिटी से कहां विद्यमान होता है? प्लस इंफिनिटी, जो कि इसका क्या है? प्रांत। ठीक है, परिसर। परिसर की बात करते हैं। परिसर होगा क्लोज इंटरवल -1 से +1, क्लोज इंटरवल -1 से +1, -1 से +1, क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, बंद अंतराल का मतलब होता है कि -1 और 1 भी इसमें क्या होगा? शामिल होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि -1 और 1 नहीं लेंगे, -1 और 1 भी लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमने किसकी बात करी? साइन थीटा की। बात करेंगे हम किसकी? कॉस थीटा की। इसमें भी इसका प्रांत क्या होता है? आर, या इसको हम बोलेंगे वही -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, और ये भी क्या होगा? -1 से +1, सेम चीज चलेगी। आर, इसका भी प्रांत आर, और ये -1 से क्या होगा? +1। बात करेंगे हम इसकी tan थीटा की। किसकी बात करेंगे? tan थीटा की। तो tan थीटा में से क्या होगा? रियल नंबर में से माइनस हो जाएंगे 2n+1 इंटू π/2। अब ऐसा क्यों हुआ कि r में से हमने 2n+1 π/2 घटाया? अब ऐसा इसलिए क्योंकि बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब cos थीटा, तो cos थीटा क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू 0। cos थीटा क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 होता है 90 पर, और 90 क्या होता है? π/2। क्या होता है? π/2। हाँ, और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z का मतलब है कि n किसको बिलोंग करेगा? पूर्णांक संख्या को। किसको बिलोंग करेगा? पूर्णांक संख्या को। तो बात समझ में आई? cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है? p/q। तो p/q में q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसमें यही बात कर रहा हूं कि cos थीटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। cos थीटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा 0 के बराबर, cos 0 कब होता है? π/2 पर, मतलब 90 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? n बिलोंग्स टू z, तो 2n+1 हमने क्या कर दिया? π/2। और यहाँ पर जो इसके परिसर होता है वो होता है r। क्या होता है? r। परिसर क्या होता है इसका? r। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी अब cot थीटा की। तो cot थीटा बराबर वही बात करेंगे r -
और इसका जो होगा वो क्या हो गया n पाई। यहाँ पर भी क्या होगा n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर n पाई हमने क्यों लिया है, देखो अब पाई क्यों लिया है, वही हम जानते हैं कि cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, और जो कि आपको पता है इसमें sin थीटा इज नॉट इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा 0, तो sin थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो sin 0 का होता है 0 पे, और 0 मतलब क्या हो गया पाई, तो यहाँ पर क्या हो गया r में से हम क्या हटा देंगे n पाई हटा देंगे, और इसका परिसर भी क्या होगा r होगा, क्या होगा r। तो ये हम बात करेंगे अब किसकी, sec थीटा की। अब sec थीटा में क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्या होना चाहिए cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे r में से क्या घटा दोगे आप, r में से वही cos 0 कब होता है वही पाई बाई 2, तो सेम कंडीशन हो जाएगी कि cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और वही n बिलोंग्स टू z। हाँ परिसर में थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी, परिसर में कंडीशन चेंज होगी, r में से -1 और क्या हो जाएगा 1, इसमें से क्या हो जाएगा माइनस परिसर में। तो ये अब बात करेंगे हम किसकी, cosec थीटा किस तरीके से, ये होता है 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो इसमें से भी वही sin थीटा 0 कब होता है वही सेम कंडीशन हो जाएगी r माइनस n पाई, और ये क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू z, और r में से क्या घटा देंगे -1 to 1, ठीक है। तो ये है हमारी बात हो गई कंप्लीट। अब बात करेंगे हम इसकी त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन की। हमारे ये प्रांत और परिसर हो गए, अब ये मैंने क्यों बताया मैं आपको बताता हूँ। तो हमने देखो बात की थी, मैंने आपको अभी देखे हमने प्रांत परिसर त्रिकोणमिति फलन की, लेकिन हमने लिखा है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बात अभी त्रिकोणमिति फलन मतलब गतीय फलन की बात करेंगे, लेकिन हम ये देखें कि त्रिकोणमिति फलन प्रतिलोम होते हैं कि या नहीं होते, ये भी तो हम देखेंगे, क्योंकि ये भी तो हमको पता चलना चाहिए कि साइन थीटा cos थीटा प्रतिलोम फलन है या नहीं है, जब भी तो हम इसको आगे पढ़ पाएंगे। तो त्रिकोणमिति फलन को अगर मैं देखता हूं कि साइन, ये वैसे आपने 11th में पढ़ा है लेकिन फिर भी बेसिक जरूरी है, तो देखो मैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का आपको पता है कि साइन थीटा का प्रांत क्या होता है, क्या होता है r से वही -1 to 1। अब मैं एक बार ये चेक करता हूं कि ये एक की प्रतिलोम फलन है या नहीं है। प्रतिलोम फलन का मतलब क्या होगा, ये एक की आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, नॉर्मली आपको मैं ग्राफ से समझाता हूं कि साइन थीटा का ग्राफ, तो साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, और ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, और ये आपका हो गया 2 पाई, और ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 3 पाई। और मैं इस तरफ की बात करूं तो ये हो गया आपका -पाई बाई 2, और ये हो गया आपका -पाई। आपको पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो इस तरफ से भी हम देखें तो इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। एक बार मैं नॉर्मली देख लेता हूं कि ये 1 हो गया और ये आपका हो गया -1, ये 1 हो गया और ये आपका -1, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है, मैं भी ओनली एक की आच्छादक की बात कर रहा हूं, हमको परिसर मिल चुका है -1 to 1, और r हम भी नॉर्मली हम मान रहे हैं -5/2, ये हमारे सारे ही क्या है r, जिसको अभी मैं नॉर्मली मान रहा हूं, ये हमारे पास क्या है r, ठीक है। तो अब इसको मैं ये देखूंगा कि एक की आच्छादक है या नहीं है, एक की आच्छादक है या नहीं है। चलो एक की आच्छादक के लिए आपको डेफिनेशन पता ही है कि डेफिनेशन क्या होती है कि या तो x1 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए x2। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ग्राफ में भी बताऊंगा और इसको नॉर्मली प्रूफ करके भी बताऊंगा। और ये हो गया आपका fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। या इसकी डेफिनेशन होती है x1 बराबर x2 इंप्लाइज fx1 बराबर fx2, ये इसकी डेफिनेशन होगी। दोनों में से अगर एक भी हम प्रूफ कर देते हैं तो फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। हाँ अभी हमने आच्छादक की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अभी मैं आच्छादक की डेफिनेशन बताऊंगा, दिमाग से निकल गया बट अब उसकी त्रिकोणमिति सारणी के चक्कर में, प्रांत परिसर के चक्कर में, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो मैं सबसे पहले चलो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ले लेता हूँ, मैं एक मान लेता हूँ, मैंने इसमें ले लिया पाई बाई 2। क्या ले लिया मैंने पाई बाई 2, ये मैंने किसकी ले ली, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उदाहरण बोल रहे हैं जिसको हम, कि मैंने x1 बराबर ले लिया पाई बाई 2, क्या ले लिया पाई बाई 2,
और मैंने x2 बराबर ले लिया, कितना ले लिया 5 क्या ले लिया 5/2। तो दोनों ही नॉट इक्वल लिया है मैंने, पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, नॉट इक्वल ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर क्या लिया x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तो मैंने नॉट इक्वल टू लिया, लेकिन अब आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं कि हमने लिया 5/2 इज नॉट इक्वल टू 5/2 इंप्लाइज fx1 तो आपका जहां fx कितना है, हम किसकी बात कर रहे हैं sin x की, किसकी बात कर रहे हैं sin x की, तो मैंने fx इक्वल टू क्या लिया है sin x। तो यहां पर आपका हो गया sin x1 बराबर sin x2, अभी हमको नहीं पता बराबर है क्या है, हमने नॉर्मली इसको बराबर ले लिया अभी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, चलो नॉट इक्वल टू की वैल्यू ले रहे हैं तो हम नॉट इक्वल टू ले रहे हैं अभी यहां पर, या sin x1 क्या ले लिया, या डायरेक्ट आप x1 की जगह x1 की वैल्यू रखो, कितनी है 5/2 और ये कितनी हो गई 5/2, तो 5/2 और 5/2 ले लिया, तो sin π/2, तो sin π/2 का मान कितना होता है 1 होता है क्या, और sin 5/2 का मान भी कितना होता है 1 होता है। देखो 5/2 कैसे, sin 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, sin 5/2 को आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस 5/2, 2π प्लस 5/2 2π। क्वाड्रेंट में देखो ये आपने पढ़ा हो गई, ये होता है 0, ये हो गया आपका π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, तो यहीं पर आपका हो गया 2π। तो देखो 2π प्लस 5/2, 2π प्लस 5/2 कौन से क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या होंगे 1 होंगे, दोनों ही क्या होंगे 1। तो बताओ ये एक ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये तो नॉट इक्वल टू है, और यहाँ पर आपके पास क्या बराबर आ गया fx1 बराबर क्या बराबर आ गया आपके पास fx2 बराबर आ गया, तो fx2 तो ये फलन क्या हो गया एक ही नहीं है। अब एक ही नहीं है तो हम आच्छादक पर तो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आच्छादक इसलिए जाएंगे अगर एक ही नहीं है तो चलो बात वहीं पे खत्म होगी, फलन पूरा एक ही आच्छादक ही होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए आच्छादक होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा sin x प्रतिलोम फलन नहीं है। अब इसको हमको आपको क्या बनाना, प्रतिलोम फलन की बात करें तो हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा प्रतिलोम फलन बनाना पड़ेगा। चलो हम डायग्राम में भी देख लेते हैं कि 5/2 ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, देखो यहाँ पर दोनों पर क्या आ रही है सेम वैल्यू, देखो 1 और यहाँ पर भी क्या आ रही है 1, ये आपका x1 था, ये आपका x2 था, और ये आपका क्या हो गया fx1 और ये हो गया fx2, दोनों ही क्या आ रहे हैं बराबर। चलो ये तो नॉट इक्वल टू है लेकिन ये क्या आ रहे हैं बराबर, तो एक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपने डायग्राम में भी समझ लिया और हमने इसको एग्जांपल में भी समझा दिया। यार एक और एग्जांपल समझे हम कि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ले ली एक ये और एक ये ले ली, तो यहाँ पर भी ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, मतलब मैं इसको मान लूंगा π/4 और ये हो गया 3π/4, 3π/4 मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2 और 1/√2, लेकिन ये तो नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया बराबर आ गया। तो साइन थीटा हमको यहाँ से पता चला कि ये एक ही नहीं है, ये एक ही नहीं है, और एक ही नहीं है तो हम आगे इसको नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बात करेंगे इसके इनवर्स, तो इसको मैं प्रतिलोम फलन बनाऊंगा। अब प्रतिलोम फलन कैसे बनाएंगे ये हम इसको देखते हैं, तो देखो इसको हम प्रतिलोम फलन कैसे बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा एक चीज आच्छादक की बात कर लेते हैं, हमने आच्छादक की बात नहीं की थी, तो पहले मैं बता देता हूँ कि आच्छादक क्या होता है। सिंपल सी बात है, आच्छादक क्या होता है, आच्छादक ये होता है कि सह प्रांत का प्रत्येक प्रतिबिंब, सह प्रांत के प्रत्येक प्रतिबिंब किसमें विद्यमान होना चाहिए प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, इसमें सह प्रांत का एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। अभी तक हमने फलन में ये भी देखा था कि सह प्रांत का अवयव छूट जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आच्छादक की डेफिनेशन में क्या होगा सह प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। प्रांत का तो वैसे भी नहीं छूटेगा क्योंकि प्रांत का छूट गया तो वो फलन हो गई, ठीक है। तो सह प्रांत का यदि वो ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन देखो कि फलन f किसमें है a से किसमें है b में, फलन f किसमें है a से b में, तो मैं इसको मान लेता हूं a जो कि आपका है प्रांत और ये क्या है आपका सह प्रांत, क्या है सह प्रांत जो कि है आपका b, ठीक है। तो यहां पर इसको हम ले लेते हैं a b c d, इसको हमने ले लिया x y z w e। इस कंडीशन में ये आपका क्या है आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, हाँ इसके दो अवयव चलेगा, फलन तो है ही नॉर्मली,
देखो लेकिन सह प्रांत का एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, सह प्रांत का क्या है, एक भी अवयव नहीं छूट रहा है। तो सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन नॉर्मली देखूं तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि सह प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के बराबर होना चाहिए। सह प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के। देखो सह प्रांत एक्स वाई जेड है और इनके परिसर भी एक्स वाई जेड है, मतलब ये भी एक्स वाई जेड और ये भी क्या है, एक्स वाई जेड। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि आच्छादक की डेफिनेशन सिंपल थी। अगर हम देखें कि सह प्रांत बराबर परिसर, मतलब सह प्रांत का प्रत्येक प्रतिबिंब किसमें विद्यमान होना चाहिए, प्रांत में, इसका एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। तो वो क्या हो गया, आच्छादक हो गया। आपका क्या हो गया, आच्छादक हो गया। चलो हम बात करते हैं कि फलन एकेकी और आच्छादक कैसे होगा। फलन एकेकी आच्छादक कैसे होगा, तो फलन एकेकी आच्छादक के लिए देखो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली मैं आपको और चीज समझा देता हूं कि मैं बात कर रहा था किसकी, साइन थीटा की, जहां आपको पता चल गया था इसका प्रांत r -1 to 1, इसमें हमने ग्राफ से आपको ये समझाया था, हमने इसको ग्राफ से समझा था कि 0 और ये क्या हो गया था π/2, ये आपका हो गया था पाई, ये हो गया था आपका 3π/2, ये आपका हो गया था 2 पाई, और इसको मैं आगे और बढ़ाऊं तो ये आपका हो गया था π/2, ये हो गया था 3 पाई। और यहां से हमने देखा था ये माइनस में था कि -π/2 और ये आपका हो गया था, क्या हो गया था, -π। चलो एक मिनट में आपको इस तरीके से थोड़ा समझा दूं, इस तरीके से अच्छे समझ में आएगा कि एकेकी और आच्छादक किस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो तीसरी तरीके से हम एकेकी आच्छादक समझ रहे हैं। तो देखो मैं आपको पता है रियल नंबर है r ले रहा हूं और ये होता है -1 to 1, इस कंडीशन में आपको समझा रहा हूं, ये आपका प्रांत है r और ये है -1 से 1 और इसमें आपके रियल नंबर क्या है, ये चीज तो हम इसको रियल नंबर ले रहा हूं। तो ये हमने ले लिया 0, ऊपर हम चले -π/2 और ये हो गया यहाँ पर हमारे पास -π, ये हो गया पाई, 3π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2, वैसे नॉर्मली डॉट डॉट चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें -1 0.9 0.8 डॉट 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 0 और यहाँ पर हमने बात करी किसकी 0.1 0.2 0.3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास है, तो इसको हम एक चीज तरीके से समझते तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर π/2 sin π/2 का मान, sin π/2 का मान होता है आपके पास कितना, 1 होता है। तो ये हमारे पास था π/2, इसका मान था 1, क्या था 1। sin π/2 का मान भी कितना है आपके पास, ये भी आया 1, ठीक है। -1 जो भी था हमारे पास ये रहा -1। तो यहाँ पर हमने क्या निकाली डेफिनेशन π/2। तो देखो एक ही अवयव के सह प्रांत, मैंने बोला था कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत का क्या भिन्न भिन्न अवयव, तो यहाँ पर प्रांत का भिन्न भिन्न, यहाँ पर क्या हो गया कि π/2 से भी एक ही विद्यमान हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो गया 5π/2 से भी क्या हो रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए था, इसलिए इसका भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं हुआ, तो ये फलन क्या हो गया, एक एक ही नहीं हुआ। हाँ आच्छादक होगा क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 1/√2 इनकी विद्यमान होगी, तो ये क्या होगा, फलन आच्छादक होगा लेकिन एक एक ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, इनवर्स फंक्शन बनाएंगे। देखो इनवर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो नॉर्मली एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, फिर हम इसके नॉर्मली जितने भी है सारे फंक्शन लिख लेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन कैसे होगा। इनवर्स फंक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन इसको देखने के लिए हम नॉर्मली fx इक्वल टू हमने ले लिया sin x, जहां fx इक्वल टू हमने ले लिया sin x, तो यहाँ पर हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं जो कि हम इसको मान रहे हैं y, मतलब x बराबर हो गया हमारे पास sin इनवर्स y, क्या हो गया sin इनवर्स y। तो यहाँ पर देखो तो हमने लिया 0, वो इसका हमने एक बार और ग्राफ बना लेता हूं, तो ये हो गया हमारा -π/2, ये हो गया हमारे पास π/2 और ये हो गया हमारे पास पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हमारे पास हो गया 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या बना रहा हूं, इसको मैं एक एक ही आच्छादक बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एक एक ही आच्छादक। तो देखो एक एक ही आच्छादक के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर यहां से इसका -π/2 लिया और यहां से मैंने ले लिया +π/2,
इस पर आप देखो ये एक की आच्छादक है या नहीं है, ए साइन इनवर्स एक्स का आपका ग्राफ भी होगा। ये वाली चीज हमको देखनी है, ये एक की आच्छादक है या नहीं है। तो देखो पॉइंट लो, हमने यहाँ पर लिया -π/2 और यहाँ पर हमने ले लिया +π/2। क्या लिया? -π/2 और यहाँ हमने लिया +π/2। तो -π/2 तो हमने लिया -π/2, वही एक की डेफिनेशन से प्रूफ कर रहे हैं। एक की डेफिनेशन एक बार और लिख देता हूं मैं, x1 is not equal to x2 implies fx1 is not equal to fx2। तो यहाँ पर मैंने लिया -π/2 is not equal to π/2 implies, तो ये हो गया आपके पास sin -π/2 और ये हो गया sin π/2। sin -π/2 मतलब आपको पता है कि ये 11th क्लास में पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखो नॉट इक्वल आ गया और नॉट इक्वल आ गया, तो ये भी नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल, तो एक की कंडीशन फॉलो कर रही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि -π/2 से +π/2 फलन एक की है। चलो इसको नॉर्मली मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, इस तरीके से सही रहेगा। तो ये मैंने ले लिया a, यहाँ हमने कंडीशन लिया -π/2, अभी के लिए मैंने इसमें +π/2 ले लिया और यहाँ पर है -1 जो कि आपका परिसर है, आपको ये भी पता है, और ये भी हमने वही लिया। तो -π/2 से +π/2, देखो माइनस कंडीशन फॉलो, देखो प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है और सह प्रांत का भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है। फलन एक भी हो रहा है, आच्छादक भी हो रहा है। तो मेरे को क्या समझ में आया? मेरे को ये समझ में आया कि साइन थीटा बराबर, तो हमने यहाँ पर इसकी साइन थीटा के लिए क्या ले लिया? -π/2 से +π/2 और ये तो चलेगा -1 से 1 क्योंकि यहाँ पर फॉलो किया है। तो -π/2 से +π/2 और -1 से 1, तो ये चीज आपकी सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो ये देखो सेटिस्फाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पर -π/2 से +π/2 फलन एक भी है और हमारे पास आच्छादक भी है, तो इसका प्रांत ये होना चाहिए और परिसर ये होना चाहिए। अगर बात करें हम, देखो अब हमने ये एक की आच्छादक कर दिया, क्या कर दिया हमने? इसको एक की आच्छादक कर दिया। अब जब हमने फलन को इसको एक की आच्छादक कर दिया, तो देखो मैंने आपको बताया था प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन। प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन ये थी कि यदि फलन f a से b में है तो fx इक्वल टू हमने लिया था y। यदि फलन f एक की आच्छादक होगा, एक की आच्छादक होगा, तो g कहां से कहां हो जाएगा? b से a में। कहां से कहां हो जाएगा? b से a में, और g ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो देखो बिल्कुल इस तरह से चल रहे हैं कि हमारे पास फलन साइन थीटा है, या इसको आप x ले लो, मैं साइन x ले रहा हूं, और इसको हमने क्या लिया है? fx, क्योंकि ये चीज है कि fx इक्वल टू y, मतलब fx इक्वल टू साइन x, और फलन साइन x किस में है? a से b में, मतलब -π/2 से π/2। यहाँ पर g b से a में हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो गया? उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा होगा। तो उल्टा हमारे पास, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? g b से a में, तो b से a में करते हैं और g ऑफ y इक्वल टू x, मतलब हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स y, आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, क्या लिख सकते हो इसको? y, साइन इनवर्स y, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ y। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? -1 से 1 और ये हो गया -π/2 से π/2। ये हमने क्यों किया? क्योंकि फलन क्या हो गया था? एक की आच्छादक हो गया था। क्या हो गया था? एक की आच्छादक। बाकी इसी तरीके से सिमिलर कॉस का भी निकालेंगे हम, टेन का भी निकालेंगे, कॉट का भी निकालेंगे, सेक का भी निकालेंगे, कोसेक का भी निकालेंगे। और ये एक सिंपल सी चीज है, ये हम अभी एक बार में करा के फिर हमारा आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के लिए भी अभी निकालते हैं एक। तो इसके हम प्रांत और परिसर में आपको बता देता हूं। तो देखो तो सभी इनवर्स के हम निकाल लेते हैं। तो अब मैं बात करूंगा प्रतिलोम फलन की। प्रतिलोम फलन कब एक ही आच्छादक होंगे, इसी तरीके से आप निकालने की कोशिश करना कॉस की, टेन इनवर्स का, सेक इनवर्स का, सबका, क्योंकि सभी कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोई भी फलन
अपने प्रांत और परिसर में एक एक ही आच्छादक नहीं होते हैं, उनको हमको एक एक ही आच्छादक करना पड़ेगा। जैसा अभी मैंने साइन थीटा को किया था एक एक ही आच्छादक, इसी तरीके से आप ट्राई करना, जिस तरीके से कॉस थीटा सबका करना, ठीक है। जिसके बेसिस कंप्लीट नहीं है उसको 11 जिसने 11 ढंग से नहीं पढ़ी उसको शायद दिक्कत आ रही होगी, लेकिन श्योर है एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ओनली सिर्फ उन्हीं के लिए जो कॉम्पिटिशन आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं उनको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको टॉपिक बताया है। नॉर्मली हम एक्सरसाइज स्टार्ट करके भी इसको सिंपली सॉल्व कर सकते थे। तो प्रतिलोम फलन, प्रांत और परिसर, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम भी आएगा। तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, तो मैं बात करूंगा अभी साइन इनवर्स एक्स की। अभी अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर अभी मैंने साइन थीटा का निकाला था, तो इसी तरीके से होगा इसका, ये उल्टा हो जाएगा, तो -1 से 1, और इसका परिसर क्या होगा -π/2 से +π/2। बात करेंगे cos इनवर्स x की, cos इनवर्स x में भी क्या होगा, ये -1 से 1 में होगा, लेकिन इसका परिसर चेंज होगा, ये हो जाएगा 0 से π में। बिल्कुल सिमिलर निकालने की कोशिश करना, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हो कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं आपको वापस इसको एक वीडियो बना के, नया वीडियो बना के मैं इसमें अपलोड करूंगा आचार्य क्लासेस। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का प्रांत मतलब क्या होता है, r, या इसको हम बोल सकते हैं -∞ से +∞। -∞ से क्या हो गया, +∞ हो गया, -∞ से +∞ हो गया। और सेम चीज इसकी कॉट इनवर्स की भी हम बात करेंगे, ये भी क्या होगा, r या -∞ से +∞। ऐसे हम बात करेंगे सेक इनवर्स की और कॉसेक इनवर्स की, सेम चीज है। इसका जो परिसर है वो तो जो हमने त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा का परिसर पढ़ा था, वो तो इसका प्रांत रहने वाला ही है, ठीक है। क्या रहने वाला है, प्रांत। और इसमें ये होगा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, और ये होगा आपका 0 से π, 0 से क्या होगा π। और इसकी हम बात करें तो ये हो गया आपका r -1 to 1, जो कि हमने सेक थीटा का पढ़ा था। तो नॉर्मली इसका परिसर तो क्या रहेगा, प्रांत रहेगा, इस चीज का तो ध्यान रखना ही चाहिए। ये चीज तो इसका जस्ट अपोजिट हुआ है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, 0 से π में माइनस करना है आपको π/2। ऐसे कॉसेक इनवर्स -1 से 1, और ये हो जाएगा -π/2 से +π/2, और इसमें से आपको घटाना है 0। क्या घटाना है, 0, ठीक है। तो ये आपका वीडियो आज के लिए, इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था। इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज पढ़ी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हमने नॉर्मली पढ़ा कि फलन क्या होता है। फलन नॉर्मली फलन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। फलन के बाद हमने इसका पढ़ा कि फलन के बाद हमने पढ़ा प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन होता है एक ही आच्छादक। अब प्रतिलोम फलन में एक ही आच्छादक कब होना चाहिए, f = y होगा यदि फलन f एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक होगा तो ही g ऑफ b से किस में होगा, a में। यदि फलन f एक ही आच्छादक नहीं होगा तो हम आगे उसको सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक ही आच्छादक है ही नहीं, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फलन f एक ही आच्छादक होगा तो g उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब b से किस में हो जाएगा, a में, और g ऑफ y = क्या हो जाएगा, x। तो ये हमारी डेफिनेशन थी उसकी प्रतिलोम फलन की। फिर हमने इसके त्रिकोणमिति फलन के बारे में एक की और आच्छादक की डेफिनेशन भी पढ़ी। फिर हमने उसके बारे में किसके बारे में बात किया, हमने उसके बारे में त्रिकोणमिति फलन के प्रांत परिसर पढ़े। प्रांत परिसर पढ़ने के बाद हमने इनवर्स के भी प्रांत परिसर पढ़े। अब बाकी के इनवर्स आपको खुद निकालने हैं, सॉल्व करने हैं, ट्राई करना है। नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। और अगर आपको आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपको प्लीज इसको लाइक कीजिए और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी आस पड़ोस के 12th क्लास में आपके भाई बहन पढ़ते हैं उनको प्लीज बताइए, क्योंकि वो भी आसानी से पढ़े, क्योंकि कोरोना काल में सभी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो प्लीज उनको सबको बताइए, और सबको ये देखिए 12th के जितने भी हम सारी एक्सरसाइज भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।